मैं मधु अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका लक्ष्य एकेडमी पे। तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में मैंने केवीएस पीजीटी इंग्लिश का पीवाईक्यू का 4 क्लास ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस दिया हुआ है। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ पीजीटी इंग्लिश केवीएस। ओके, तो आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, तो उससे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने लक्ष्य एकेडमी में पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो लक्ष्य एकेडमी है ये दोनों की तैयारी करवा रहा है और ओनली इन ₹2025। ये जो कॉस्ट है हमारा टीजीटी के लिए है, टीजीटी इंग्लिश के लिए, एंड दिस वन इज फॉर पीजीटी। ओके, तो दोनों भी हमारा जो जनरल पेपर है उसकी भी तैयारी हमारे एक्सपर्ट के द्वारा करवाई जाएगी। जो जनरल इंग्लिश तो मैं ही देखूंगी एंड बाय 10 जनरल हिंदी, जीएस एनसीए, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये जो 4 सब्जेक्ट है आपका, ये इसके लिए स्पेशल टीचर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड फॉर द टीजीटी इंग्लिश एंड फॉर द पीजीटी इंग्लिश आपको हम प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड क्लास फॉर थ्योरी, उसके बाद लाइव क्लास फॉर डाउट सॉल्विंग एंड लाइव जो एमसीक्यूज क्लास होगा, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड दिस कॉस्ट इज वैलिड ओनली फॉर 25 दिसंबर, क्योंकि 26 दिसंबर से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है एंड इसकी जो प्री बुकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है आपका ओनली वैलिड है आपका 25 दिसंबर तक। ठीक है, क्योंकि 26 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जो फी का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप अपना प्री बुकिंग करवा सकते हैं। अगर टीजीटी के लिए है आप तो ओनली 2000 एंड फॉर पीजीटी ओनली 2500। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का जो सेशन है मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो सेशन है ना, हमारा आगे का जो क्वेश्चन था वो है पैसेज। ठीक है, तो बहुत लोग क्या होता है ना कि पैसेज करने से डरते हैं, बट जो पैसेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी इजी भी है, क्योंकि आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो आंसर है वो पैसेज में डायरेक्टली लिखा रहेगा। एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड तो एनालिटिकल क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे दें वो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पैसेज को करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमें कैसे फटाफट मिलेगा। ठीक है, तो पैसेज करवाने का सबका अलग अलग तरीका है। मैं जो मानती हूँ कि पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट एक बार एक नज़र सारे क्वेश्चंस पे डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैसेज पे 3-4 मिनट दे करके कंटिन्यूटी पे पैसेज को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। आफ्टर डैट उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले एक नज़र हम लोग इस पैसेज के क्वेश्चन पर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डे व्हाइल रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ऑथर्स की जो ग्रैंडमदर थी वो अपना डे मतलब रिसाइटिंग मतलब प्रेयर करने के दौरान वो अपना डे कैसे स्पेंड करती थी। ठीक है, ये इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्पेनिंग व्हील, रीडिंग बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स, प्लेइंग अपॉन वीणा, लुकिंग इनटू हर कैश बैग। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, एक नजर सिर्फ डालना है, बाद में भी इसे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ whom did author's grandmother relax in the afternoon। जो ग्रैंडमदर थी ऑथर की वो आफ्टरनून में किसके साथ रिलैक्स होती थी। ठीक है, तो रिलेटिव्स के साथ, स्पैरोज के साथ, बुक्स के साथ या फिर ऑथर के साथ। ठीक है, ये है सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड द ग्रैंडमदर किस हर ग्रैंडसन। ग्रैंडमदर जो थी ग्रैंडसन को कहाँ किस करती है। ठीक है, अपने ग्रैंडसन को कहाँ पे किस करती है, हैंड में करती है, नोज में करती है, फॉरहेड भी करती है या हर्ट में करती है। ओके, दिस इज हमारा और थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
Why was the author's grandmother disturbed when he started going to the city school? ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो क्यों डिस्टर्ब हो जाती है जब ऑथर जो है सिटी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं? ठीक है, क्यों क्यों डिस्टर्ब होती हैं? इसका भी आंसर हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तो ढूंढेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। थिंकिंग दैट हर ग्रैंडसन वुड गेट स्पॉइल्ड, उनको लगता है ऐसा कि उनका जो ग्रैंडसन है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट स्कूल, या उनको लगता है कि स्कूल में जो है वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता है गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है दैट आई बिकेम इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक एंड लेसन्स, ऑथर कहते हैं कि मतलब इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है कि मैं इंटरेस्टेड हो जा रहा हूँ मतलब क्या सीखने में, म्यूजिक लेसन सीखने में, इस वजह से। फोर्थ ऑप्शन है उनको ऐसा लगता है ग्रैंडमदर को कि मॉडर्न एजुकेशन वुड स्पॉइल द होलीनेस ऑफ द एजुकेशन, उनको ऐसा लगता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो जो हमारे एजुकेशन की जो पहले की एजुकेशन की जो पवित्रता है उसे बर्बाद कर देगी, ये लगता है। तो क्या होगा आंसर हम लोग बाद में ढूंढेंगे। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन देख रहे हैं सर। फिफ्थ है what was the author's first experience with his grandmother after coming from abroad, ऑथर का फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था जब एक्सपीरियंस विद हिज ग्रैंडमदर आफ्टर, जब वो अब्रॉड से लौट कर आते हैं तो ऑथर का फर्स्ट एक्सपीरियंस अपनी ग्रैंडमदर के साथ क्या था? हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज, जो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था उनकी ग्रैंडमदर का वो स्पैरोज के साथ था। या सेकेंड सी वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं थी। सी लुक्ड ओल्डर, वो क्या लग रही थी, बूढ़ी लग रही थी। या फिर डी सी वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड, वो डिप्रेस्ड मूड में थी, ये था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 6 है स्टडी द फॉलोइंग, ये पढ़िए। द ग्रैंडमदर केयर्ड मोर फॉर हर ग्रैंडसन देन एनीथिंग एल्स, ग्रैंडमदर जो थी मतलब अपने ग्रैंडसन के लिए मतलब केयर करती थी मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब वो ज़्यादा केयर करती थी, मतलब अपने ग्रैंडसन का इतना मतलब सबसे ज़्यादा केयर करती थी। ठीक है, तो बी में बोल रहा है सी वॉज वेरी ह्यूमन एंड काइंड, सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुत ह्यूमन नेचर और काइंड नेचर की थी। या सी जो है सी वॉज वेरी रिलीजियस, वो बहुत रिलीजियस लेडी थी। तो आपका ऑप्शन है कि ए इज ट्रू बी इज नॉट, मतलब ए तो सही है लेकिन बी सही नहीं है। बी में ऑप्शन दिया है कि बी इज ट्रू ए इज नॉट, बी सही है मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग बी सही है ए सही नहीं है। सी जो है सी इज ट्रू बी इज नॉट, सी सही है बी इज करेक्ट नहीं है। बी इज ट्रू सी इज नॉट, बी करेक्ट है सी करेक्ट नहीं है। ये तो हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the author's grandmother not upset when he went abroad, ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो अपसेट नहीं थी जब उनके ग्रैंडसन जो है अब्रॉड गए थे, क्यों क्यों अपसेट नहीं थी? ही वॉज नॉटी एंड डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर, जो ऑथर थे वो नॉटी थे और अपने ग्रैंडमदर का केयर नहीं करते थे इसलिए वो अपसेट नहीं थी उनकी ग्रैंडमदर। बी ऑप्शन है ही वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, वो अब्रॉड जा रहे थे हायर स्टडीज के लिए इसलिए अपसेट नहीं थी। सी ऑप्शन सी वॉज वेरी रिलीजियस एंड बिजी इन हर ओन इंटरेस्ट, वो बहुत रिलीजियस लेडी थी और अपने ही काम से मतलब रखती थी। ठीक है, अपने जो डेली रिचुअल्स होता था उसमें बिजी रहती थी। या फिर डी ऑप्शन सी लव्ड हर स्पैरोज मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब वो अपने स्पैरोज को किसी और चीज से सबसे ज्यादा पसंद करती थी, प्यार करती थी। या फिर ये उनका क्या होगा वो पैसेज से पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, कितने सालों बाद जो है ऑथर अब्रॉड से वापस लौटते हैं? 2 years, after 2 years, after 3 years, after 4 years और after 5 years, ये हमें पैसेज से ही पता चलेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कैसे फटाफट आंसर भी मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि एक बार हम पैसेज समझेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे। अब आ गया पैसेज। Read the passage given below and answer the question. Complete the statement that follow with the help of the given options. ठीक है, पैसेज में है My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple.
जो यहाँ पे नैरेटेड है वो कह रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंडमदर थी वो मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच्ड था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो priest थे मतलब जो पुजारी थे मंदिर के वो क्या करते थे, वो हमें अल्फाबेट भी पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी पढ़ाते थे। While the children sat in rows and on the either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जो और बाकी जो चिल्ड्रन थे वो रोज में बैठ जाते थे और क्या करते थे, आइदर साइड मतलब बैरेंडा में बैठ के एक साइड मतलब कोई अल्फाबेट गा रहा होता था, कोई प्रेयर गा रहा होता था ग्रुप में बैठ करके। और जो उनकी ग्रैंडमदर थी जो नैरेटर है, जो इस पैसेज को बता रहे, जो कहानी बता रहे वो नैरेटर बोल रहे, और जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो क्या करती थी, अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। ठीक है। When we had both finished, we would walk back together. और जब दोनों का खत्म हो जाता था, उनका पढ़ाई खत्म हो जाता था, नैरेटर का और ग्रैंडमदर का जो अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ना खत्म हो जाता था, तो वो लोग साथ में लौटते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस समय क्या होता था, जो विलेज के जो गांव के कुत्ते होते हैं ना, वो लोग उसको रास्ते में मिलते थे। ठीक है, मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो लोग क्या करते थे, हम लोगों को मतलब नैरेटर बोल रहे हैं, जब नैरेटर और उनकी ग्रैंडमदर घर तक जब वापस जाती थी तो वो कुत्ते क्या करते थे, उन लोगों को साथ साथ चलते थे एक दूसरे से लड़ते हुए। और किस लिए लड़ते थे, क्योंकि जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो उनको चपातीस दिया करती थी। ठीक है, तो वो उसको एक दूसरे से मतलब जो होते हैं ना जानवर, एक दूसरे से मतलब लेना, छीनना, झपटना, तो वो करते थे और साथ साथ वो लोगों को फॉलो करते थे। ठीक है। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. अब जब पेरेंट्स, यहाँ पे नैरेटिव बोल रहे हैं कि जो उनके पेरेंट्स थे वो कंफर्टेबली सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो वो लोग हमें लेने के लिए भेजते हैं। और ये जब हम, और ये जो था उनकी दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था। किसकी दोस्ती का, तो मैं समझा दूँ, ये उनकी ग्रैंडमदर एंड नैरेटर की दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. मतलब वो यहाँ पे नैरेटर कह रहे हैं कि ऑल्दो जबकि हम लोग जो रूम था वो शहर में भी आकर सेम रूम शेयर करते थे, लेकिन अब जो है ग्रैंडमदर जो है उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। ठीक है, उनको छोड़ने। I used to go to an English school in a motor bus. और मैं स्कूल इंग्लिश स्कूल जाया करता था, और किसमें, तो मोटर बस में। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. मतलब यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि अब सिटी जो स्ट्रीट्स में, रास्ते में कोई भी डॉग्स नहीं हुआ करते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब उनका क्या, अब स्ट्रीट्स में अब वो नैरेटर को छोड़ने स्कूल नहीं जाती थी, तो अब उनका दूसरा काम क्या हो गया था कि अब वो स्पैरोज को, जो कोर्टयार्ड में जो आंगन में स्पैरोज आते थे, गौरैया आते थे, उनको अब फीड करती थी। ठीक है, उनको ब्रेड क्रम्स एंड रोटी के टुकड़े डाला करती थी, उन्हें खाने के लिए दिया करती थी। ठीक है, कौन, तो ग्रैंडमदर। As the years rolled by, we saw least of each other. जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, साल बीत रहे थे, वो हम लोग जो थे मतलब एक दूसरे से कम ही एक दूसरे को देखा करते थे, मतलब बिजी हो रहे थे। जैसे जैसे बोलते हैं ना टाइम बीतता है, तो हमें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके लिए टाइम कम अफोर्ड करने लगते हैं लाइफ में बिजी होने के बाद, तो वही चीज़ें यहाँ पे बोली जाती है। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कभी कभी ऐसा होता था कि वो मतलब मुझे सुबह जगाया करती थी और मुझे मतलब रेडी होने में, स्कूल के लिए रेडी होने में हेल्प करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं लौटता था तो वो मुझसे पूछती थी कि what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes principle, the world being etc. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब मैं लौट के आता था तो वो मेरे से मतलब कौन पूछती थी, तो ग्रैंडमदर जो थी नैरेटर की, वो पूछा करती थी कि आज आप तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। तो जब मैं लौटता था तो आई वुड टेल हर
इंग्लिश वर्ड्स, और मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। एंड लिटिल, और जो वेस्टर्न साइंस में जैसे हम लोग लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें का जिक्र ऑथर जो है, नैरेटर जो है, वो अपनी ग्रैंडमदर से करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें वो अपनी ग्रैंडमदर को बताते हैं, ठीक है। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये उनको क्या कर देता था, अनहैप्पी कर देता था, ठीक है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, और वो जो थी मुझे मेरे लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती थी। कौन? तो ग्रैंडमदर, ओके। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड was distressed that there was no teaching about God and scriptures। देखिए, एक का क्वेश्चन का आंसर शायद यहीं पे कहीं है, किसी क्वेश्चन का, आगे हम लोग देखेंगे, शायद किसी क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नैरेटर बोल रहे हैं कि वो जो इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उससे वो खुश नहीं थी, वो परेशान होती थी। और क्यों परेशान थी? क्योंकि उनको मतलब लगता था कि जो स्कूलों में जो है गॉड और स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है, ठीक है। One day I announced that we were being given music lessons। She was very disturbed। और एक दिन जब मैं बताता हूँ घर पे कि हमें म्यूजिक का लेसन दिया गया, म्यूजिक पढ़ाया गया, तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक जो था वो मतलब बहुत ही बेकार एसोसिएशन, मतलब सही नहीं था, ठीक है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक। और ये क्या था उनके लिए? एक मोनोपोली था, जो मतलब बुरे तबके के लोग होते हैं उनके लिए, बेगर्स, और ये एक जेंटल फोक के लिए, मतलब सभ्य इंसान के लिए ये म्यूजिक नहीं था उनके अनुसार। किसके अनुसार? ग्रैंडमदर के अनुसार, ओके। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल। वो तो बोली कुछ नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका मतलब साइलेंस से सब पता चल रहा था। हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, उनकी जो चुप्पी थी वो उसका मतलब साफ निकल करके आ रहा था कि उनकी नामंजूरी है, डिसअप्रूवल है, ठीक है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद वो मुझसे शायद ही कभी बात करती थी, ओके। When I went up to university, I was given a room of my own। जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मुझे क्या हुआ? मुझे अपना एक रूम मिल गया। The common link of friendship was snapped, और जो common link था फ्रेंडशिप का वो टूट गया। अब कहाँ से common link था फ्रेंडशिप का जो टूटा? When the narrator went up to university and he was given a separate room, okay। My grandmother accepted her seclusion with resignation। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। अब क्या था इसके बाद? जो ग्रैंडमदर थी वो ऑल टाइम अपना मतलब स्पिनिंग व्हील पे अपना टाइम बिताती थी और शायद किसी से बात कम ही करती थी, ठीक है। From sunrise to sunset she sat by her spinning and reciting prayers। और सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करती थी? स्पिनिंग व्हील में बैठती थी और अपना प्रेयर्स रिसाइट करते रहती थी। अपना जो प्रेयर्स होता था, अपना जो मंत्र जो भगवान का जाप करते हैं वो करते रहा करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। सिर्फ आफ्टरनून में वो क्या करती थी? वो रिलैक्स होती थी और थोड़ी देर के लिए वो स्पैरोज को फीड करवाया करती थी, मतलब चपातीस वगैरह दिया करती थी खाने के लिए। While she sat on the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, veritable bedlam of creating chirpings। जब वो वेरांडा में मतलब बैठ करके ब्रेड का टुकड़ा तोड़ करके जब डाला करती थी तो 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब बहुत सारे लिटिल बर्ड्स वहाँ जमा हो जाते थे और मतलब
चर्पिंग्स करते रहते थे, मतलब चहचहाते रहते थे, ठीक है। Some came and posed on her legs, others on her shoulders. कुछ लोग, कुछ जो मतलब बर्ड्स थे उनके पैरों में आके बैठ जाते थे, कुछ उनके कंधे में आके बैठ जाते थे। Some even sat on her head, और कुछ तो उनके सर पे भी बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away. और वो क्या करती थी, इस पे सिर्फ स्माइल करती थी और उनको उड़ाया नहीं करती थी, उनको भगाया नहीं करती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. और ये जो था उनके लिए पूरे दिन में ये जो था आधा घंटा उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था, ठीक है। हैप्पीएस्ट हाफ आवर मतलब ये जो आधा घंटा वो जो बर्ड्स के साथ बिताती थी, ये उनके पूरे दिन का एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था, ठीक है। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं डिसाइड करता हूँ किया, जब मैंने डिसाइड किया मतलब अब्रॉड जाने के लिए फॉर फर्दर स्टडीज, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं ये श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएंगे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मैं कितने सालों के लिए दूर था, तो फॉर 5 years, ठीक है। एंड एट हर एज नो वन कुड एज one could never tell. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. और जो उनकी ग्रैंडमदर ने मतलब यहाँ पे नैरेटिव कह रहे हैं कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊँगा पढ़ाई करने के लिए और मैं मतलब 5 सालों के लिए, तो मुझे लगा था कि मेरी जो ग्रैंडमदर है वो अपसेट हो जाएंगी, लेकिन वो तो नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तो इवन सेंटिमेंटल भी नहीं हुई मेरी जाने समय, ठीक है। She came to leave me at the railway station। और वो उनको छोड़ने के लिए कहाँ आई, तो रेलवे स्टेशन। But did not talk or show any emotion। उन्होंने कोई बात भी नहीं किया और न ही उन्होंने कोई इमोशन दिखाया। Her lips moved in prayer। और उनका जो लिप्स था वो किसमें मूव कर रहा था, सिर्फ अपना प्रेयर के लिए। Her mind was lost in prayer। और उनकी माइंड भी जो थी वो सिर्फ प्रेयर में लॉस्ट थी, वो अपने प्रेयर में बिजी थी। Her fingers were busy telling the beads of her rosary। और उनकी जो फिंगर्स थी किसमें बिजी थी, रोजरी मीन्स माला फेरने में, ठीक है। Silently she kissed my forehead and when I left cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और साइलेंटली वो क्या करती है, नैरेटर के फॉरहेड में किस करती है और जब वो चले जाती है, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल। और ये नैरेटर को लगता है कि लास्ट साइन था जो उनके मतलब बीच एक फिजिकल कॉन्टैक्ट था जो उनके हुआ था, जो उनकी ग्रैंड मदर ने नैरेटर को फॉरहेड में किस करके किया था, ठीक है। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ये सही मतलब ऐसा नहीं था, उनको लगा था कि ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, हो सकता है 5 साल बाद उनकी ग्रैंड मदर रहे ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था। आफ्टर 5 years, जब 5 साल बाद, आई केम बैक होम एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन। और 5 साल बाद जब नैरेटर लौटते हैं तो उन्हें कहाँ मिलते हैं, स्टेशन में। She did not look a day older। और वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जो मतलब अर्लियर जो नैरेटर जो अपनी ग्रैंडमदर को जिस अवस्था में छोड़ के गए थे 5 साल बाद जब लौट के देखते तो उनको लगा कि वो एज इट इज है, मतलब वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई है। She still had no time for words and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers। और इस टाइम पे भी वो एक सिंगल वर्ड के लिए वो कुछ मतलब इसका मतलब है कि वो कुछ बोली नहीं और वो मुझे अपने मतलब गले से लगा ली। और जब वो गले से लगाती हैं तो नैरेटर ने कहा कि आई कुड हियर द रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और मैं सुन सकता था कि वो इस समय भी अपने प्रेयर्स को ही रिसाइट कर रही थी, अपना प्रेयर्स ही कर रही थी, ठीक है। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes। और उनका जो फर्स्ट डे था अराइवल का, जब नैरेटर फर्स्ट डे आए थे, और उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था स्पैरोज का, मतलब यहाँ पे नैरेटर कह रहे हैं कि मतलब नैरेटर जो है 5 साल बाद लौटे हैं, उसके बावजूद
उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ टाइम, मतलब हो सकता है कि एक हैप्पीस्ट मोमेंट की अपने ग्रैंडसन के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उनका जो हैप्पीस्ट मोमेंट क्या था कि वो अपना टाइम जो है वो अपना बेस्ट मोमेंट जो है किसके साथ बिताती है, तो स्पैरोज के साथ, जो कि वो काफ़ी टाइम से उसके साथ ही उनको फीड करवा रही थी, उनके साथ अपना दोपहर का जो एक मेन वक्त था, एक आधा घंटा जो था, वो अपना एक बेस्ट टाइम जो होता है उनकी ग्रैंड मदर का, वो स्पैरोज के साथ ही बीतता है। ठीक है, तो आपने पैसेज समझ लिया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डे व्हाइल रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो क्या होगा आंसर? स्पिनिंग व्हील, वो जब रिसाइट करती थी प्रेयर्स का तो वो स्पिन करती थी व्हील, या रीडिंग बुक्स स्क्रिप्चर्स, प्लेइंग अपॉन वीणा, लुकिंग इनटू हर कैश बैग्स। तो क्या होगा? रिसाइट करती थी तो क्या होगा बताइए, व्हाट इज द आंसर? देखिए क्या होगा आंसर? By her spinning wheels and reciting prayers, सीधा सीधा बोला जा रहा है, from sunrise to sunset she sat by her spinning wheel and reciting prayers। तो क्या होगा आंसर आपका? स्पिनिंग व्हील। ठीक है, सीधा सीधा आंसर मिल गया आपको। मतलब प्रेयर्स रिसाइट करने के साथ साथ वो क्या करती थी? व्हील को स्पिन किया करती थी। आंसर मिल गया। आंसर मिल गया ना, बाय व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। ठीक है, प्रेयर्स रिसाइट करने के साथ साथ उनका जो डेली वर्क था वो क्या था? व्हील को स्पिन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विथ whom did the author's grandmother relax in the afternoon। अब फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। पैसेज मैंने आपको समझाया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया है, तो सेकंड में क्या होगा? विथ whom did the author's grandmother relax in the afternoon। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आफ्टरनून में जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी किसके साथ रिलैक्स होती थी? रिलेटिव्स के साथ, स्पैरोज के साथ, बुक्स के साथ, द ऑथर के साथ। आपको यहाँ पे जब मैंने अभी जो पैसेज आप समझे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दोबारा से पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। किसके साथ वो बिताती थी अपना आफ्टरनून? किसके साथ उनका बेस्ट मोमेंट्स बीतता था? यस, स्पैरोज। यहाँ पे तो मुझे पैसेज में जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे भी नहीं लगता आप लोगों को भी होगी, क्योंकि पैसेज से ही आप लोगों को पढ़ने से समझे, जब पैसेज आपको मैंने डिस्कस किया तभी आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा। तो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। Where did the grandmother kiss her grandson? ग्रैंडमदर जो है ग्रैंडसन को कहाँ किस करती है? हैंड में करती है, नोज में करती है, फॉरहेड में करती है, या हार्ट में करती है? बताइए कहाँ करती है? मैंने बताया है, यहाँ पे था आंसर। यस, साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड। मिल गया आंसर। कहाँ करती है? माय फॉरहेड। तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फॉरहेड। क्लियरली मेंशन है आपके पैसेज में आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई वाज द ऑथर्स ग्रैंडमदर डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। ग्रैंडमदर जो है, ऑथर की ग्रैंडमदर जो है क्यों डिस्टर्ब हो जाती है जब ऑथर जो है स्कूल जाना, मतलब सिटी, शहर के स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं? थिंकिंग दैट हर ग्रैंडसन वुड गेट स्पॉइल्ड। उनको ऐसा लगता है कि ग्रैंडसन, जो उनके ग्रैंडसन थे वो बर्बाद हो जाएंगे। देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स स्कूल। वहाँ पे
मतलब वो इसलिए डिस्टर्ब होती हैं कि उनको लगता है कि स्कूल में कोई भी मतलब गॉड और जो हमारा स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में स्कूल में कोई डिस्कशन नहीं होता। That I became interested in learning music lessons, मतलब या इस बात से वो परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है कि जो ऑथर थे वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं किसमें, म्यूजिक लेसन्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न एजुकेशन वुड स्पॉइल द हॉलीनेस ऑफ द एजुकेशन। जो मॉडर्न एजुकेशन है उनको ऐसा लगता है ग्रैंड मदर को कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो हमारा जो पुरानी जो मतलब जो एजुकेशन की पद्धति है उसे खराब कर देगी, स्पॉइल कर देगी। तो क्या होगा आंसर इसका? क्लियरली आंसर क्या है मैंने बताया है, सीधा सीधा She was distressed that there was no teaching about God and scriptures. वो इसलिए डिस्ट्रेस्ड थी, सीधा सीधा आंसर है, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यहाँ पे पैसेज में। She was seriously distracted, क्या होगा? Distressed that there was no teaching about the God and the scriptures. क्लियरली आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट द स्क्रिप्चर्स एट स्कूल, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, What was the author's first experience with his grandmother after coming from abroad? ऑथर का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था अपनी ग्रैंडमदर के लिए, मतलब जो अब्रॉड से वो लौटते हैं, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था अपनी ग्रैंडमदर के लिए? हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विद द स्पैरोज, उनका जो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि वो जो है मतलब उनका जो बेस्ट मोमेंट है वो स्पैरोज के साथ बीतता है। या फिर शी वॉज अनहैप्पी, वो बहुत दुखी हैं, ये ऑथर को लगता है कि वो बहुत दुखी है उनकी ग्रैंडमदर। सी ऑप्शन सी लुक्ड ओल्डर, या ऑथर को लगता है कि वो अब बूढ़ी हो गई हैं। ऑप्शन डी सी वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड, या ऑथर को ये लगता है कि वो डिप्रेस्ड मूड में। तो क्या लगता है ऑथर का जो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, She did not look a day older, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, इसलिए वो ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे सीधा हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, देखिए यही उनका जो ऑथर का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्लियरली मेंशन है कि उनका जो बेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो क्या था? स्पैरोज के साथ था। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स विथ हर स्पैरोज। ठीक है, आंसर मिल गया। सारा आंसर आपके पैसेज में ही है, मतलब आपने अगर पैसेज अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया तो आपको एक एक आंसर मिल रहा है, कहीं पे भी ढूंढना नहीं पड़ रहा है। मिल गया आंसर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज, यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग, आप लोगों ने पैसेज पढ़ा, अब समझा, अब इसका ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट आपका आंसर नहीं दिया है, आपको ये एनालिटिकल है, यानी आपको एनालाइज करना है अपने पैसेज में क्या समझा है। द ग्रैंडमदर केयर्ड मोर फॉर हर ग्रैंडसन देन एनीथिंग एल्स, ग्रैंडमदर जो है मतलब अपने ग्रैंडसन का किसी और चीज से सबसे ज्यादा केयर जो सिर्फ अपने ग्रैंडसन का करती है, ऐसा ओपिनियन लगता है। या फिर सी वॉज वेरी ह्यूमन एंड काइंड, मतलब या बहुत ह्यूमन और काइंड थी, वो बहुत काइंड नेचर की थी। या ऑप्शन नंबर सी वॉज वेरी रिलीजियस, वो बहुत रिलीजियस थी। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ए इज ट्रू, बी इज नॉट, ए इज ट्रू, बी इज नॉट। तो ए जो है वो ग्रैंडमदर केयर्ड मोर फॉर हर ग्रैंडसन देन एनीथिंग एल्स, क्या ये सही था कि वो मतलब किसी और चीज से, मतलब सारी दुनिया एक तरफ, उनका अपना ग्रैंडसन एक तरफ, ऐसा था क्या? आई डोंट थिंक सो, मतलब मैंने जो पैसेज पढ़ा समझा उसमें से तो ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा था कि वो अपनी मतलब अपने पोते के आगे, अपनी ग्रैंडसन के आगे किसी और चीज को नहीं प्यार करती थी, ऐसा नहीं था। तो ए इज ट्रू तो
तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, बी इज ट्रू ए इज नॉट। बी जो है ट्रू है, ए इज नॉट। सी वॉज वेरी ह्यूमन एंड काइंड, और ए जो है सही नहीं है। तो बी क्या ट्रू था, सी वॉज वेरी ह्यूमन एंड काइंड, मतलब वो मतलब बहुत ह्यूमन थी, मतलब इंसानियत था, काइंड थी, ठीक है। ये तो हो सकता है, मतलब बी हो सकता है ट्रू, कि मतलब ऐसा शो करता है कि उनमें इंसानियत थी और बहुत मतलब वो स्पैरोज को फीड किया करती थी, ऐसा तो सही लग रहा है, तो मे बी ये हो सकता है। लेकिन आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। सी इज ट्रू, बी इज नॉट। सी जो है वो ट्रू है, मतलब वो बहुत रिलीजियस थी और सी वॉज वेरी ह्यूमन एंड काइंड, ये सही नहीं है। तो क्या ऐसा है कि मतलब सी इज ट्रू, मतलब ये तो सही है, रिलीजियस तो है, और बी करेक्ट नहीं है, तो क्या वो काइंड नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी भी सही है, मतलब ये ह्यूमन और काइंड थी और रिलीजियस भी थी, मतलब दोनों सही है। तो जिसमें मेरा ऑप्शन क्या जाएगा, तो ये तो गलत दिया है कि बी इज नॉट करेक्ट। दूसरा है बी इज ट्रू सी इज नॉट, बी इज ट्रू एंड सी इज नॉट, बी सही है सी नहीं है सही, तो ये भी नहीं होगा। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे कि बी सही है लेकिन ए सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ट्रू ए इज नॉट, ठीक है। मतलब ये भी सही है कि वो ह्यूमन और काइंड थी और रिलीजियस थी, तो बी एंड सी तो दोनों में करेक्ट दिया नहीं है हमारे किसी भी ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी इज ट्रू ए इज नॉट। ओके, आई थिंक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Why was the author's grandmother not upset when he went abroad? ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो अपसेट नहीं होती है जब उनके ग्रैंडसन जो है, मतलब जो ऑथर है वो अब्रॉड चले जाते हैं। क्यों अपसेट नहीं होती है, क्योंकि ऑथर जो थे बहुत नॉटी थे और वो उनकी ध्यान नहीं रखते थे। या ही वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, वो अब्रॉड जो है हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं मतलब अपसेट होती है। शी वॉज वेरी रिलीजियस एंड बिजी इन हर ओन इंटरेस्ट, मतलब वो बहुत रिलीजियस थी और अपने ही मतलब जो अपने काम में अपनी दिनचर्या में बिजी रहती थी। सी लव हर स्पैरोज मोर दैन एनीथिंग एल्स, और वो अपने स्पैरोज को बहुत मतलब किसी और चीज़ से ज़्यादा वो स्पैरोज से उनको प्यार था। क्या होगा आंसर, तो सीधा सीधा आप लोगों को आंसर मुझे लगता है मिल गया होगा अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा और समझा है। तो क्या होगा आंसर, मैंने जो पैसेज पढ़ा है मेरे हिसाब से क्या है, क्योंकि जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो काफ़ी रिलीजियस लेडी थी, क्योंकि ऑल टाइम यहाँ पे दिखाया गया है कि वो अपना प्रेयर्स पढ़ रही हैं। पूरे पैसेज में हमने ये देखा जरूर पढ़ा कि वो ऑल टाइम जब वो फॉरेन में किस करती हैं अपने ग्रैंडसन की, तो भी वो मतलब रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब वो गले लगाती हैं लौटने पे देन ऑल्सो शी वाज रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो यहाँ पे ऑल टाइम में दिखाया गया है जब वो स्पिन करती हैं व्हील को, उस टाइम पे भी वो अपना प्रेयर्स रिसाइट करते रहती हैं, तो ऑल टाइम में चीज़ दिखाई गई है। दैट मीन्स क्या है कि वो जो लेडी थी वो क्या थी, काफ़ी रिलीजियस थी ग्रैंडमदर, और वो अपने काम में मतलब जैसे ही अपने काम में बिजी रहती थी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पैसेज का टोटल 8 क्वेश्चन है, तो एक आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। आपने पैसेज सही से पढ़ा होगा तो आप लोगों को आंसर फटाफट मिल गया होगा। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर, क्योंकि कब लौटे थे, सीधा सीधा आंसर है इसमें, आफ्टर 5 years। कब, आफ्टर 5 years। मिल गया आंसर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 years। कितने साल बाद ऑथर जो है अब्रॉड से लौटते हैं, तो 5 साल के बाद। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को और अच्छे से केवीएस की तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। हम टीजीटी केवीएस टीजीटी के लिए ओनली 2000 एंड फॉर केवीएस पीजीटी 2500। मौका बार बार नहीं मिलेगा, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये सोच हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमें बार बार नहीं मिलती हैं।
तो अपॉर्चुनिटी जो मिली है उसको ग्रैब कीजिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाइए। किसके साथ? तो हमारे साथ, ठीक है। हम प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल इंग्लिश और ये 4 के लिए एक स्पेशल टीचर आएंगे एंड फॉर 40 मार्क्स हमारे विकास सर ही आपका क्लास लेंगे, ठीक है। एंड फॉर 110 मार्क्स तो मैं ही लूँगी इंग्लिश, ठीक है। एंड फॉर टीजीटी मैंने बताया कि और ये कब तक वैलिड है, तो ओनली 25 दिसंबर, क्योंकि 26 दिसंबर से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी और इसकी प्री बुकिंग जो है ऑलरेडी चल रही है। तो अगर आप इसका लाभ उठा पाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, टिल देन थैंक यू।